हेलो बच्चों, तो हमारे नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाइलाइट्स का आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ये चैप्टर काफ़ी इजी है। बहुत अपन देखें तो एनसीईआरटी के अंदर ही बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है और इससे एवरेज अगर अपन देखें ना तो 3 से 5 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं और काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम का मतलब देखते हैं। देखो, चैप्टर के नाम का मतलब है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि ये बेसिकली आप खुद भी जानते हो हमारी इस टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड के अंदर बायोलॉजी का मिक्सचर ही बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर आपको बहुत बेसिक बेसिक प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे, क्या मोटिव है, किस तरीके से बनाया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है, ये सारी चीजें हम इन चैप्टर्स के अंदर देखते हैं। चलो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो यार, बहुत जमाने पहले देखा जाए ना तो दही बनाना और चीज बनाना और ये बेसिक चीजें जो होती है ना जिसमें हम बेसिकली माइक्रोब्स को यूज करते थे, ये तक बायोटेक कहलाती थी। बट विद टाइम डेफिनेटली आपने देखा हमारी पूरी टेक्नोलॉजी में कितना इंक्रीज आ गया, कितनी ज्यादा डेवलप हो गई हमारी टेक्नोलॉजी। तो उस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ आज जो हम बायोटेक को जानते हैं, उस बायोटेक के अंदर काफी कुछ होता है। अपन कोरोना टाइम से निकले हैं और कोरोना टाइम में अपन ने सबसे ज्यादा क्या सुना, वैक्सीन्स। तो ये जो वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ ये क्या है, बायोटेक है। फिर आप देखते हो अलग अलग टाइप की जेनेटिकल डिजीज हैं, उन तक का आज हमारे पास मेडिकल में ट्रीटमेंट है, तो ये भी क्या है, आपका बायोटेक है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखो, आज जिन लोगों के बेबीज नहीं हो सकते उनके पास आईवीएफ टेक्निक है, ये भी क्या है, बायोटेक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मिलती हैं, ये सब क्लब करके क्या बन जाता है, आपका बायोटेक। अब नेक्स्ट चीज देखो, इसका अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हमें ये डेफिनेशन दिया यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। इन्होंने डेफिनेशन क्या दिया, ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसको मैं ध्यान से समझा रही हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइन है इसलिए हम इसे समझते हैं। डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, जो आपकी बेसिक नेचुरल साइंस है उसको आप क्लब कर दो किसी ऑर्गेनिज्म की सेल से या उस सेल के किसी पार्ट से या उसी का ही कुछ आपने मॉलिक्यूलर पार्ट निकाल लिया। तो देखो लिख रहा है सेल्स, पार्ट्स, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, और उससे आप कोई प्रोडक्ट बनाएं और उसकी सर्विसेज दे, यही कहलाता है बायोटेक। अगर आप बायोटेक के अंदर बेसिकली देखें तो क्या क्या हमने करंटली जो फील्ड्स हैं वो कवर करी हैं। आप देखते हो कितने सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं आज के टाइम पे। ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपके बायोटेक कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आओ, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जो अभी मैंने बताया, डीएनए वैक्सीन्स, कोरोना टाइम के क्या तो सबसे फैक्टर में इंपॉर्टेंट थी वैक्सीन्स है। नेक्स्ट देखो, कोई डिफेक्टिव जीन है किसी बंदे के अंदर या जीन ही बर्बाद हो रहा है, उसका करेक्शन करना भी बायोटेक के अंदर आता है। फिर आप लो एक जीन बना भी पा रहे हो और उसको यूज भी कर पा रहे हो, ये सब भी किसके अंदर आता है, बायोटेक के अंदर। अब बायोटेक का ना कोई मजेदार एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मतलब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बायोटेक में एक्चुअली में होता क्या है। देखो यार, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना। हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तुम देख रहे हो आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है डायबिटीज का प्रॉब्लम। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जब डायबिटीज का प्रॉब्लम होता था तो हमें कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, इंसुलिन। सिंपली आपको कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, इंसुलिन। तो पहले तो यार लोगों को इतना ज्यादा आइडिया होता नहीं था, बायोटेक वगैरह कुछ भी नहीं था। तो क्या करते थे वो लोग, या तो पिग को मार के इंसुलिन निकाल लेते थे या काऊ को मार के इंसुलिन निकाल लेते थे और उन्हीं की इंसुलिन अपने अंदर ठूंस लेते थे। अब तुम सोचो यार, डायबिटीज किसको हो रही है, इंसान को, और तुम इंसुलिन किसकी ले रहे हो, पिग की, काऊ की। तो क्या तुम्हें लगता है हमारी बॉडी में हमेशा वो बहुत ही हमारी बॉडी से एक्सेप्ट करेगी, डेफिनेटली नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को एलर्जीज हो जाती थी, दिक्कतें होती थी। तो इन शॉर्ट ये बहुत एप्लीकेबल मेथड नहीं था। विद टाइम जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो हमने क्या किया, हमने सोचा यार इंसुलिन बना लेते हैं ना, जो ह्यूमन इंसुलिन है उसी को बना लेते हैं। तो क्या किया हमने, ह्यूमन की सेल्स हैं, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर खूब सारी सेल्स हैं, अपन कौन है, मल्टी सेल्यूलर। हमारी हर एक सेल में सब चीज के जीन्स होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि मेरी बॉडी की हर सेल में सारे जीन एक्टिवेट नहीं होते। जो लिवर के अंदर एक्टिवेट होंगी ना जीन्स, क्या पता वो मेरी पेनक्रियाज में नहीं हो रही हूँ। जो मेरी स्किन में एक्टिवेट हो रही होंगी, क्या पता वो मेरी किसी और सेल में नहीं हो रही हूँ। तो होते सारे जीन है पर एक्टिवेट वो जगह के अकॉर्डिंग होते हैं। जो मसल में हो रहा होगा वो स्किन में नहीं हो रहा होगा, समझ गए। सो मेरे पास जीन्स तो सब में है। अब मेरे पास इन्हीं एक सेल को निकाल के मैंने क्या किया, जो जीन पर्टिकुलरली इंसुलिन बनाता है वो जीन मैं निकाल लूं।
तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरा, यार मेरे को तो उसी में इंटरेस्ट है ना, तो वो जीन मेरा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसको निकालने के बाद मैं कुछ ऐसा चमत्कार करूं कि उसको एक बैक्टीरिया में डाल दूं। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, बैक्टीरिया में डाल दिया है ना। अब बैक्टीरिया का जो जीन है, उस जीन सिस्टम में अपना मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट ठूस दूं। मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो जीन इंसुलिन बनाता है। अब बैक्टीरिया सोचेगा यार ये तो मेरा ही जीन है। जब उसको लगेगा कि ये उसी का ही जीन है, तो वो बेचारा बैक्टीरिया तुम्हारे लिए वो इंसुलिन बनाने लग जाएगा। तो तुम्हारा सिंपल सा काम हो गया, तुमने क्या किया, ह्यूमन की सेल में से कौन सा जीन निकाला, इंसुलिन बनाने वाला। वो जीन कौन सा हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसको निकाल के किस में फंसा दिया, बैक्टीरिया के जीन के अंदर। अब वो बैक्टीरिया उसको कैसे कंसिडर करेगा, खुद के जीन की तरह। और अब वो तुम्हारे लिए क्या बनाने लग जाएगा, इंसुलिन। फिर अपन क्या करेंगे, इस बेचारे बैक्टीरिया को लेंगे, इसको क्रश कर देंगे, मार देंगे बेचारे को, और उसमें से क्या निकालेंगे, पूरा का पूरा इंसुलिन। और इंसुलिन निकाल कर ऐसे अपन मार्केट में बेच देंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है किस तरीके से हम चीजें बनाते हैं। समझ आई? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बायोटेक के अंदर, और उन सारे एग्जाम्पल्स को हमें एक्सप्लोर करना है इसके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। चलो, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने का तरीके दो हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है, सपोज करो मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने इधर से निकाला और इसको डायरेक्टली यहाँ पटक दिया, बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्टली डाल दिया। तो अगर मैं डायरेक्टली डाल रही हूं तो वो मेथड क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड। या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ, जैसे उसको किसी और चीज में फंसा दूं और फिर उसको बैक्टीरिया में डाल दूं। इन शॉर्ट, अगर आप, जैसे याद आ रहा है वेक्टर, मस्कीटो सबसे कॉमनली अपन को वेक्टर के नाम पे याद आता है। मस्कीटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को सर्कुलेट करता रहता है इधर से उधर, है ना। तो वो, उसको तो बीमारी नहीं होती पर अपन को हो जाती है, तो वेक्टर कहलाता है। सिमिलरली आप क्या करो, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लो, और जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे, वेक्टर क्या है, वेक्टर गाड़ी की तरह एक्ट कर रहा है, उसके अंदर डालो और फिर बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा दो। तो अगर आप वेक्टर के थ्रू ऐसा करते हो तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो अगर तुम डायरेक्टली सेल में डाल दो तो डायरेक्ट मेथड, किसी के थ्रू होता हुआ भेजो तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है? चलो अब आते हैं अपन, देखो यार, अब नेक्स्ट चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी जो हमारी एनसीईआरटी बोल रही है। प्रिंसिपल क्या है बायोटेक के, देखो यार दो चीजें। सबसे पहली तो क्या है, अभी मैंने तुम्हें इंसुलिन बनाना सिखाया, तो मैंने इंसुलिन बनाना, पहले तो ऑब्वियस ही बात है यार, ये सारा काम मैंने लैब में किया होगा। जब ये सारा काम सक्सेसफुल हो गया तो मुझे पता चल गया इस मेथड से अब इंसुलिन बन सकती है। तो अब मैं क्या, इंसुलिन बनाने के लिए बार बार लैब में बैठूंगी और बार बार ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट काट काट के काम करूंगी, तो यार बहुत स्लो हो जाएगा यार। लोगों को जिस स्पीड से डायबिटीज हो रही है उस स्पीड से तो इंसुलिन सप्लाई नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे काम को स्टार्ट तो लैब में करते हैं, एंड जब हमें सक्सेस मिल जाती है तो इसी को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे कर देते हैं। देखो एनसीईआरटी भी यही कह रही है आपकी, एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक लिख रहा है, देखो देखो क्या लिख रहा है। पहला प्रोसेस होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप क्या करते हो, ऑल्टर कर देते हो केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि अभी तुमने किया ना, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालो और बैक्टीरिया के जीन में फंसा दिया। उसके बाद उसको आप होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हो, जैसे हमने किस में डाला, बैक्टीरिया के अंदर। और उसके बाद उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा इंसुलिन बनाने लग गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोले तो अब तुम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करोगे। देखो जो भी ग्रोथ है डिजायर्ड माइक्रोब की, वो आप लार्ज क्वांटिटी में कर रहे हो, सो दैट आपको खूब सारा एंटीबायोटिक वैक्सीन एंजाइम मिल जाए। तो पहला आप कहाँ पे करोगे, लैब में। अब जैसे अपने कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे अपन वैक्सीन की डिस्कवरी जब चल रही थी, तो जब डिस्कवरी चल रही थी तो कहाँ पे स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली बात है लैब में। लैब में पूरा डिटेल इसका जितना भी मैकेनिज्म था बिल्डिंग अप का, वो सारा हुआ। जब हमें सक्सेस मिल गई तो क्या एक एक करके बना रहे थे क्या हम, ना। उसके बाद हमने लैब की जगह डायरेक्टली इंडस्ट्रियल लेवल पे सिंथेसाइज किया, तो लार्ज प्रोडक्शन हुई तो अपन सबको वैक्सीन लग पाई। आई होप ये दोनों वाली जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर है। आ जाओ, अब यार ये टॉपिक है ना हमारी एनसीईआरटी में बहुत गंदी तरीके से दे रखा है। एनसीईआरटी से एकदम अगर अपन डायरेक्टली फ्लो में पढ़ते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूजन मच जाता है, कर क्या रहे हैं अपन। तो इसी टॉपिक को अपन प्रॉपर सिमेट्री में पढ़ रहे हैं कि हम करते क्या हैं। तो टेक्निक्स आप देखते जाओ, इसी के साथ ही मैंने एनसीईआरटी भी इसके अंदर डाल रखी है, तो अपन उसको वहीं के वहीं रिवाइज करते जाएंगे। चलो आओ, पहली चीज क्या है, सपोज मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल दिया था कि मुझे इंसुलिन बनानी है। तो भाई अगर मुझे इंसुलिन बनानी है तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, शुरुआत मुझे करनी है कि मुझे इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो मुझे किसी ह्यूमन की सेल में से इंसुलिन बनाने वाला जीन तो निकालना पड़ेगा।
तो पहला काम ही क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या है, बेसिकली डीएनए। अब कैसे, अब देखो यार, मेरे एग्जाम्पल में मैंने इंसान का इंसुलिन बनाना है, ठीक है। जरूरी तो नहीं ना हर बार इंसान ही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी बैक्टीरिया की सेल में हो, या किसी फंगल सेल में हो, या किसी प्लांट में हो, या किसी और एनिमल में हो, किसी में भी हो सकता है ना। तो जहां से भी मुझे शुरू करना है, पहले तो मुझे उस ऑर्गेनिज्म से सेल निकालनी पड़ेगी। और अगर मुझे अच्छे से याद हो तो सेल में खाली डीएनए थोड़ी होता है भाई, सेल में तो सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, फिर वहां पे डीएनए भी होता है, तो आरएनए भी होता है। तो यार मुझे इन सारी पंचायतों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए। तो क्या करो, सेल लो। देखो शुरुआत में कोई बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, प्लांट सेल, जो भी सेल लेनी है ना तुमको वो सेल ले लो। ये देखो यहाँ पर एक हमने ले ली एनिमल सेल। अब बाहर से शुरू करो, चलो किसी बैक्टीरिया की, फंजाई की, प्लांट की सेल लोगे तो सबसे पहले बाहर तुम्हें क्या मिलता है, सेल वॉल। आओ तुम्हें याद है बैक्टीरिया की सेल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। मुझे अगर इसको तोड़ना है तो मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइजोजाइम। याद आ रहा है, हमारे सलाइवा में भी लाइजोजाइम होता है, तभी तो अपन क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार पाते हैं ना मुंह में सलाइवा के थ्रू। तो लाइजोजाइम क्या करेगा, खड़ 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 करके उसकी सेल वॉल तोड़ देगा। कोई फंगल सेल ली आपने तो उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती, काइटिन की। तो काइटिन पे क्या डाल दो, काइटिनेज डाल दो, धड़ 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 करके उसकी सेल वॉल तोड़ देगा। कोई प्लांट सेल है तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की, उसको तोड़ने के लिए क्या डाल दो, सेल्यूलेज डाल दो, तो आराम से सेल्यूलोज की जो सेल वॉल है वो टूट जाएगी। हो गया पहला काम खत्म, सेल वॉल, क्योंकि इन तीनों में होती है। एनिमल में तो सेल वॉल ही नहीं होती। आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं अपन। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा, चाहे कोई सी भी सेल हो, अब नेक्स्ट सेल आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी। याद आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की। तो अगर मुझे लिपिड पार्ट तोड़ना है तो मैं क्या डाल दूं, लाइपेजेस। प्रोटीन तोड़ना है तो क्या डाल दूं, प्रोटीएजेस। कार्बोहाइड्रेट तोड़ना है तो क्या डालूं, कार्बोहाइड्रेजेस। सारा डाल डूल के मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने क्या मार दी, धज्जियां मार दी, ठीक है। अब और अंदर एंटर कर जाओ, और अंदर एंटर करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म। अब पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर भी जितनी चीजें होंगी वो कुछ ना कुछ एंजाइम्स से अपना खत्म हो जाएगी। तुम अब डायरेक्टली आओ अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी होगा तो डीएनए भी होगा। भाई आरएनए खत्म करने के लिए आरएनएस डाल दो। इन शॉर्ट, जो चीज डीएनए को तोड़ती है उसको छोड़ के हर एक चीज को तोड़ मारो, और फाइनली तुम्हारे पास क्या निकल के रह जाएगा, डीएनए। सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास, डीएनए। तो देख रहे हो तुम, टेस्ट ट्यूब में पूरी सेल की अपन ने धज्जियां उड़ा दी और अपने पास लास्ट में सिर्फ क्या बचा, डीएनए। अब इस डीएनए में अभी करंटली मुझे तो डीएनए चाहिए, पर यार ये जितना भी टूटा हुआ माल है ना वो सारा ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर मुझे तो प्योर डीएनए चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इस डीएनए में मस्त ठंडा ठंडा इथेनॉल डाल दूंगी। इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल होता है ना, तो चिल्ड एल्कोहल डालो। तो देखो यार डीएनए की भी प्रवृत्ति देखो, मस्त ठंडी ठंडी एल्कोहल पिएगा ये, इसके ऊपर ठंडी ठंडी एल्कोहल डालो, ठंडी ठंडी दारू डालो, और उसके बाद वैसे ही आपका पूरा डीएनए ऊपर आ जाएगा, ठीक है। डीएनए जैसे ही ऊपर आएगा, तुम्हें दिख रहा है डायग्राम, ये हमारी एनसीईआरटी का ही है, सब चीजें मिक्स हो रही है। ये रहा, तुमने इथेनॉल डाला, और जैसे इथेनॉल डाला, ये दिख रहा है कितना गंदा सा सड़ा सा ऐसा कफ के टाइप आपका डीएनए दिख रहा है। तो ये देखो डीएनए निकल गया। अब मुझे डीएनए इस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकालना है। तो जैसे अपन नहीं करते, कोई चीज में अपन ऐसे ऐसे यूं कोई चीज डाल के यूं निकालने की कोशिश करते हैं, सिमिलरली हम वैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे। और ये जो आप इसकी हेल्प से ऐसे ये डाल रखा है अपन ने स्टिक की हेल्प से आप यूं यूं करके पूरा का पूरा डीएनए निकाल लोगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पूलिंग। कैसे याद रखना है, जैसे आप स्पून की हेल्प से सामान निकालते हो ना, स्पूल साउंड स्पून जैसे ही कर रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। इस पूरे पैराग्राफ को आ जाओ फटाक से एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो पहला पैराग्राफ ये रहा, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो क्या लिख रहा है, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है सारे ऑर्गेनिज्म का, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिल्कुल। इसके अंदर मेनली ज्यादातर क्या होता है, डीएनए। आरएनए तो बहुत ही कम का होगा। मुझे क्या गेन करना है, डीएनए। तो भाई डीएनए गेन करने के लिए सब कुछ तोड़ मारो। देखो यहां से लिख रहा है डीएनए एनक्लोज हो रखा है आपका किसके अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो आपको सबसे पहले सेल को खोलना पड़ेगा, तभी आपके पास डीएनए बाहर आएगा। सेल के अंदर आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, ना जाने क्या क्या पड़ा होगा, सबको तुम्हें तोड़ मारना है। देखो
सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम से ट्रीट कर रखा है। क्यों? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी है। देखो, सेल्यूलेज किसके लिए डाला? सेल्यूलोज के लिए। काइटिनेज किसके लिए डाला? काइटिन के लिए। ठीक है, तोड़ ताड़ दिया तुमने। फिर इसके बाद ये जितने भी प्रोटीन है इसके लिए क्या डाल दो? प्रोटीएजेस डाल दो। आरएनए के लिए आप राइबोन्यूक्लियस यानी कि आरएनएज डाल दो। देखो, प्रोटीन को आपने प्रोटीएज से हटा दिया। इन शॉर्ट बेटा, जो कुछ भी है सब हटा दो और अल्टीमेटली क्या ला देंगे अपन? डीएनए। डीएनए जैसे ही अपन को मिल गया तो अपन को प्योरीफाई करने के लिए क्या डाल देना है? चिल्ड इथेनॉल। ये भी एक क्वेश्चन है। और उसके बाद वो एकदम थ्रेड की तरह जम जाएगा, उसको मस्त ऐसे करके यूं निकाल लो। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। आई होप ये पूरा पैराग्राफ बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर जाए अब मुझे, मेरे पास डीएनए आ गया, पर यार डीएनए में तो सारे जीन्स हैं। अगर मैं अभी करंटली देखूं तो इस डीएनए में तो मेरे पास सारे ही जीन्स हैं। मुझे तो सिर्फ एक जीन चाहिए जो कि मेरा कौन सा है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? पूरे के पूरे डीएनए को डील करूंगी क्या मैं? यार डीएनए तो कितना बड़ा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, तो पूरे डीएनए को डील करते रहेंगे क्या? अब क्या करो, सिंपल सा काम करो, अपना जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको कट करके निकाल लो। तो यार ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, पता है प्रैक्टिकली बोलना बहुत आसान है कि डीएनए में से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। तुम समझ पा रहे हो इस चीज को? लैब लेवल पे कैन यू जस्ट इमेजिन, डीएनए में से जीन ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना, उसको काट के निकालना कितना बड़ा टास्क है। तो अब हमें इसी टास्क को करना है कि डीएनए में से हमें स्पेसिफिकली हमारा क्या निकालना है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट काटने के लिए अपन को थोड़ा सा इसकी टेक्निक समझनी होगी। आओ जरा इसकी टेक्निक समझते हैं। देखो, सबसे पहले डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। अगर मुझे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ना है तो ब्रॉडली मेरे पास जो एंजाइम की क्लास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ब्रॉडली अपन न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? न्यूक्लियस। अगर स्पेसिफिकली मुझे न्यूक्लियस में आरएनए तोड़ना है तो उसे क्या बोलेंगे? आरएनएस। और स्पेसिफिकली मुझे डीएनए को तोड़ना है तो डीएनएस। अभी तो तुमको डीएनए ही तोड़ना है ना, तो व्हाट डू यू रिक्वायर? डीएनएस। अब यार डीएनए का भी दो चक्कर है। देखो, ये मेरा डीएनए है, ठीक है। अगर मैं इसको कोने से काटना शुरू करूं, ऐसे साइड से, लाइक साइड से काटना शुरू करूं, तो वो वाला एंजाइम कहलाता है एक्सोन्यूक्लियस। अब यार ये एक्सोन्यूक्लियस तुम इमेजिन करो, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, जस्ट इमेजिन ये रहा तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। यहां तक पहुंचने के लिए तुम ऐसे करोगे टाइम पास, पहले इतना उड़ाओगे, फिर इतना उड़ाओगे, फिर इतना उड़ाओगे, मजा नहीं आएगा यार, बोर हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो एक्सोन्यूक्लियस से अपन जनरली यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? एंडोन्यूक्लियस। नाम से पता चल रहा है, एंडो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? बीच में। तो जो एकदम कैंची की तरह एग्जैक्ट बीच में काटे उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोन्यूक्लियस। और जो साइड साइड से काटना शुरू करे उसको आप क्या बोलते हो? एक्सोन्यूक्लियस। समझ आई ये वाली बात? तो अभी मुझे क्या यूज करनी है? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाम है इसका यार, याद कर लो, तुम्हारी क्या दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि तुम इसको क्या कर रहे हो? डीएनए को काटने के लिए यूज कर रहे हो, तो कैंची की तरह काम कर रहा है ना ये, तो इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब बेसिकली इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? डिस्कवरी बड़ी मजेदार है, जो अभी अपन नीचे पढ़ेंगे, बट इसको सबसे पहली बार डिस्कवर हमने किसमें कर लिया था? बैक्टीरिया के अंदर। कैसे? अभी नीचे देखते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में जो डिस्कवर हुए ना, हमारे पास 3 टाइप के एंडोन्यूक्लियस होते हैं। एंडोन्यूक्लियस यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3। इन तीनों में से यार 3 में से हम यूज सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 ही करते हैं। ऐसा क्यों? अब सुनो, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, ये रहा आपका डीएनए। ये रहा आपका, सपोज करो यहाँ पे ये रहा, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मेरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसको ढूंढ सके। ये रहा, इसको ढूंढ सके, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। तो पहली चीज इसको क्या करेगा?
ढूंढेगा, है ना। दूसरी चीज इसको क्या करेगा, ये कट करेगा। भाई तुम, अगर तुमसे मैं कुछ कह रही हूं कि कुछ जगह तुम्हें कट करनी है, तो तुम सबसे पहले तो जो जगह काटनी है उसको ढूंढोगे कि ऐसे अंधाधुंध कैंचियां चलाने लग जाओगे? पहले ढूंढोगे ना, तो रिकॉग्नाइज करोगे साइट को और फिर कट करोगे। अब तुम्हें पता है मजेदार बात क्या होती है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और 3 है, इन बेचारों को बस ढूंढना ही आता है। तुम सोचो यार कितनी मजेदार बात है, ये पूरा डीएनए पड़ा हुआ है और बंदे को सिर्फ ढूंढना ही आता है। तो ये ढूंढने यहाँ आके खड़ा हो जाता है, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना वहां जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा यही है वो जगह जिसको काटनी है। पर इस बेचारे को काटना नहीं आता। ऐसी चीज यूज करोगे क्या तुम बायोटेक में जिसको सिर्फ ढूंढना आता है और काटना नहीं आता? तो इसलिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 और 3 को यूज ही नहीं करते। हमारे लिए काम का बंदा कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2। ये बंदा क्या करता है, 2 वाले को ढूंढना भी आता है और जगह पे कैंची चलानी भी आती है। तो इसको रिकॉग्नाइज करना भी आ रहा है और कट करना भी आ रहा है। तो आप बायोटेक में किसको यूज करते हो? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 को। क्लियर है इतनी बात? चलो आओ अब नेक्स्ट चीज, ये जो पॉइंट लिख रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ना, दे रिकॉग्नाइज ओनली पैलिंड्रोमिक साइट। अब ये पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है? देखो यार, जैसे हमारी एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है, मलयालम। देखो, मलयालम को तुम आगे से पढ़ो तो भी मलयालम पढ़ोगे, मलयालम को तुम अगर पीछे से पढ़ो तो भी मलयालम पढ़ोगे। यानी कि जिस सीक्वेंस को आप आगे से पढ़ो उसका मतलब भी सेम निकले और पीछे से पढ़ो उसका मतलब भी सेम निकले, ऐसी सीक्वेंस को बायोटेक में क्या बोल देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे कि एक एग्जांपल अभी अपन नीचे लेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी तक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए हमें क्या क्या बात क्लियर हुई? जो न्यूक्लिक एसिड को काटने के काम आए न्यूक्लियेजेस, जो डीएनए को काटने के काम आए डीएनएस, साइड से काटे एक्सोन्यूक्लियस, पॉइंट से काटे एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस के कितने टाइप? 3। 1 और 3 सिर्फ ढूंढना जानते, काटना नहीं जानते। 2 ढूंढ भी सकता है, काट भी सकता है। तो यूज किसको करते हैं हम? 2 वाले को, क्योंकि ये काटता है इसलिए आप इसे मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हो। पहली बार इसको किसमें डिस्कवर किया था? बैक्टीरिया में। और ये स्पेशल साइट ढूंढ के ही कट लगाते हैं और वो स्पेशल साइट क्या कहलाती है? पैलिंड्रोमिक साइट्स। आ जाओ नेक्स्ट चीज आते हैं। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? सुनो, बड़ा मजेदार है, सुनो। बैक्टीरिया जो होता है, तुम्हें पता है ना, बैक्टीरिया पे बेचारे पे वायरस बड़े अटैक करते हैं, है ना। वायरस तो यार मतलब इतने बदतमीज लोग हैं, हर किसी पे अटैक कर लेते हैं। तो वायरस जब किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो तुम्हें पता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया में डालता है, क्योंकि वो क्या चाहता है? अपना काम बैक्टीरिया को कराने। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि बैक्टीरिया की जो पूरी मशीनरी है ना उसको कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करके वो बेचारा बैक्टीरिया जो है वो अब वायरस का काम करने लग जाता है ना। तो अब होता क्या है, जैसे ही किसी वायरस ने, जैसे कि ये कोई सड़ा सूगला सा वायरस है, इसने इस बेचारे बैक्टीरिया पे अटैक कर दिया, तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डालने की कोशिश की। वैसे बैक्टीरिया यार मतलब इस बेचारे का दिमाग खराब हो जाता है कि अब तो मरे। तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसके चलते एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब तुम देखना ये कितना शानदार एंजाइम है। ये क्या करेगा, मतलब तुम इमेजिन करो ये रहा ये बंदा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये कैंची के साथ धुआंधार क्या करेगा? वायरस का पूरा जेनेटिक मटेरियल काट देगा। तो इमेजिन करो ये जेनेटिक मटेरियल नीचे आ रहा है, तो ये जो अपन ने ब्लू से दिखा रखी है ना ये पर्टिकुलरली, ये इमेजिन करो ये वो साइट्स हैं जो कि ये रिकॉग्नाइज करना जानता है। मैंने बोला ना अभी ये स्पेशल साइट्स ही रिकॉग्नाइज करता है। क्या बोलते हैं उन साइट्स को हम? पैलिंड्रोमिक साइट। तो इमेजिन करो ये पैलिंड्रोमिक साइट्स पे कट 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 ऐसे कट कट लगा देता है। तो ये कट लगा के उसके अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद अगर मैं इस पे कट लगा दूंगी तो ये पूरे डीएनए के क्या हो जाएंगे? चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे बेचारे का, मतलब वायरस की तो तुमने बैंड ही बजा दी। अब नेक्स्ट बात तुम्हें याद रखनी है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना, ये पागल प्रवृत्ति का एंजाइम है, समझ रहे हो। काटते काटते ना मतलब इसका दिमाग सटक जाता है, इतना भयंकर सटक जाता है कि ये वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बैक्टीरिया में भी ढूंढने लग जाता है। सोचो यार, मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हूँ, पहले तो मैंने वायरस की बैंड बजा दी, अब मेरा मतलब इतना आता माझी सटकली वाला टाइप हरकत हो गई कि अब मैं मेरे ही डीएनए में उन्हीं पैलिंड्रोमिक साइट्स को ढूंढ ढूंढ के कट लगाना शुरू करने वाली हूँ। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर तो बैक्टीरिया की भी बैंड बज जाएगी। तो बैक्टीरिया के पास ऐसी एक्टिविटी होने से पहले ही वो खुद को बचाने के लिए एक और एंजाइम रखता है। देखो उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन एंजाइम। समझ गए? अब ये मॉडिफिकेशन एंजाइम क्या करता है, जैसे तुमने वो मूवी देखी होगी रब ने बना दी जोड़ी, उस मूवी के अंदर क्या होता है, वो शाहरुख खान 2 फॉर्म में होता है
और मतलब इतना पागल बनाते हैं उसके अंदर कि उसको पता ही नहीं चलता हीरोइन को कि ये कोई और है, ये कोई और है, और वो दोनों को ही अलग अलग समझ के मजे करती रहती है और बाद में पता चलता है वो एक है। ऐसे ऐसे पोपू बनाते हैं अपन इस बंदे को भी। अपन क्या करते हैं, बैक्टीरियल साइट्स पे जितनी भी रिकॉग्निशन साइट्स है ना, उन पे मिथाइल ग्रुप चिपका देते हैं। सोचो क्या क्या किया है तुमने, कुछ भी नहीं किया। जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इसको ढूंढनी आती है ना, उन पे लाइन से मिथाइल ग्रुप चिपका दो। जब मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप चिपका दूंगी ना, तो मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इतना मूर्ख है कि उसको ये पहचान में ही नहीं आएंगे कि ये तो वही है, और ये उनको छोड़ देगा। इसके चलते बैक्टीरिया बच जाएगा, तो दोनों काम हो गए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तुमने काम भी करा लिया, और इस पागल को तुमने खुद के ही जीनोम को डिस्ट्रॉय करने से बचा लिया। इस तरीके से हमने डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई होप ये वाली डिस्कवरी तुमको क्लियर है। तो देखो लास्ट में क्या हो रहा है, इसके वायरस के डीएनए की तो बैंड बच गई, और यहाँ तुमने मिथाइल चिपका दिया। मिथाइल चिपकाने से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेचारा कंफ्यूज ही हो गया कि अब मैं क्या करूँ। तो ये सोचता है चलो छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, जितना काम करना था उतना कर लिया। आ जाओ, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। रिकॉग्निशन साइट हमेशा पैलेंड्रोमिक साइट होती है, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है EcoR1। इसको आप ऐसे पढ़ोगे, EcoR1। ये एक स्पेशल सीक्वेंस ही काटना जानता है। सोचो यार, इनके कितने नखरे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, कि जब आएंगे तो स्पेशल साइट पे ही काटेंगे। तो इस बंदे की स्पेशल साइट फिक्स है। देखो क्या है इसकी स्पेशल साइट, ये डीएनए होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना। तो डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस में ये GAATTC ढूंढना जानता है। अब अगर मैं इसकी ऑपोजिट बेस पेयरिंग करूं, तो C के ऑपोजिट क्या आएगा, G, TT के ऑपोजिट क्या आएगा, AA, यहाँ पे क्या आ जाएगा TT, और यहाँ पे C। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पढ़ूंगी तो भी क्या आएगा, GAATTC, और अगर मैं नीचे से इधर पढ़ूंगी तो भी क्या आएगा, GAATTC। कोई भी महान बच्चा इसको यहाँ से और यहाँ से नहीं पढ़ेगा। इसको हमेशा हम एक डायरेक्शन से पढ़ते हैं। अगर मैं ऊपर 5' to 3' पढ़ूं तो GAATTC, नीचे 5' to 3' पढ़ूं तो भी क्या आना चाहिए, GAATTC। ऐसी साइट्स कहलाती हैं पैलेंड्रोमिक साइट। इसमें भी इस EcoR1 के नखरे देखो, ये कहता है जो GAATTC है ना, मैं पर्टिकुलरली जाऊंगा और G और A के बीच में कट लगाऊंगा। तो ये तक फिक्स है कि ये कट किसके बीच में लगाता है, G और A के बीच में। समझ आया। नेक्स्ट चीज, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है तो जरा बताओ वो कट करता क्या है, तो भाई तुमने डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। डीएनए के स्ट्रक्चर में तुम्हें पता है ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, है ना भाई। पूरा का पूरा डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो बेसिकली ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसको तोड़ता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। चलो आप नेक्स्ट। अब यार इमेजिन करो मैं इधर से कट लगा दूं और इधर से कट लगा दूं, तो मेरे दोनों स्ट्रैंड्स खुल जाएंगे। और जब दोनों स्ट्रैंड्स खुलेंगे तो वो बीच में जो ये दोनों स्ट्रैंड्स खुले ना, इन एंड्स को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स, चिप एंड्स। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करना। देखो यहां पर मेरे पास साइट है GAATTC, इधर भी मेरे पास क्या है, GAATTC। अगर बेटा एक कैंची मैंने इधर चलाई और एक कैंची मैंने इधर चलाई, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज ऐसे अलग हो जाएगा। देखो यहां से जो कैंची चली इधर से अलग हो जाएगा, और इधर की साइड से ये एज इट इज अलग हो जाएगा। देखो तो ये तुमने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया ना, ये पूरा एज इट इज अलग हुआ। तो जब ये अलग हुआ ना, सो दिस एंड दिस है तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ना यार, तो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से चिपकू की तरह चिपकने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। कोई तुमसे अगर पूछे कि ये स्टिकी एंड्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे क्या, तुम्हारा आंसर होगा हाँ। अगर तुम इनको खुला छोड़ दोगे ना, फट से चिपक जाएंगे। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आई होप सब बच्चों को याद हो कि इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आओ, ब्लंट एंड कॉन्सेप्ट। अब ये ब्लंट एंड क्या होते हैं, सपोज एक सीक्वेंस में लेती हूँ, ए, थोड़ा बड़ा करते हैं, रुको। सीक्वेंस मैंने लिया ए टी, ये मैंने कुछ मन से ले लिया। इधर भी क्या आ जाएगा, ए टी, हो गया पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस। इमेजिन करो मैंने एक कैंची इधर से चलाई
मेरी मर्जी यार, कैंची कहीं से भी चला रही हूँ मैं तुम्हें समझाने के लिए। एक कैंची अपन ने इधर से चलाई, अगर तुम इसे कट करोगे तो ये क्या आएगा, ए टी टी टी, यहाँ से कैंची चलाई तुमने, और इधर क्या आ जाएगा, टी 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 ए। तो बेटा एक्चुअली में तुमने ये एक पूरा बॉक्स बना दिया, ये एक पूरा बॉक्स बना दिया। क्या अब ये एक दूसरे से चिपकेंगे, कतई नहीं, वो ऑलरेडी चिपके हुए हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं हो, कह रहा तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊंगा, हमें एक दूसरे से मतलब ही नहीं। ऐसे एंड्स कहलाते हैं ब्लंट एंड्स। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर स्टिकी एंड्स एंड ब्लंट एंड्स में क्या डिफरेंस है। अब तुम खुद सोच के बताओ कि बायोटेक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कुछ चीज़ फंसानी हो तो मेरे लिए स्टिकी एंड बेटर रहेगा कि ब्लंट एंड। ऑब्वियस सी बात है स्टिकी एंड। तो बायोटेक में ब्लंट एंड का कोई यूज़ नहीं होता, हमेशा किसका यूज़ होता है, स्टिकी एंड्स का। क्लियर है। चलो अब हमारी एनसीईआरटी ने एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से ना ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटना सिखाया। देखो पहले एनसीईआरटी का ध्यान से देखो, इसने थोड़ा सा इजी वे में सिखाया है, इसको हम प्रॉपर तरीके से भी सीखेंगे। आ जाओ पहले एनसीईआरटी का समझते हैं। जैसे ये आपका वेक्टर डीएनए, देखो यहाँ पे लिख रहा है GATTC, सेम GATTC। क्या किया मैंने, इधर से ये उड़ा दिया, ये देखो उड़ा दिया इधर से अपन ने ये सीक्वेंस, इधर से भी तुमने कट लगाया, और जब तुमने इधर से कट लगाया तो ये सीक्वेंस यहाँ से उड़ा दिया तुमने। ठीक है, तो बेटा अगर मैंने दोनों ही जगह से इधर से ये सीक्वेंस उड़ा दिया, इधर से ये सीक्वेंस उड़ा दिया, तो मेरे पास एक इधर की साइड से ये एंड रह गया और इधर की साइड से ये एंड रह गया। दोनों ध्यान से देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप ध्यान से देखो, टी के ऊपर ए चिपकेगा, फिर इधर टी के ऊपर ए चिपकेगा, ए के ऊपर टी चिपकेगा, ए के ऊपर टी चिपकेगा, तो तुम्हारे पास AATT एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करती है, और जब वो एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करती है तो ये फट से इसके ऊपर रखते चिपक जाएगी। तो ऐसे करके ध्यान से देखो, आपने इन दोनों को जोड़ दिया, और जब आपने इन दोनों को अलग अलग, ये अलग था ये अलग था, और दोनों को तुमने जोड़ दिया, ऐसे डीएनए को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ आई ये वाली बात। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना। समझना इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। ये वाला जो जीन तुम्हें दिखा रखा है ना, ध्यान से देखो, ये मेरा टारगेट जीन है। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखा रखा है ये मेरा टारगेट जीन है। अब अगर सपोज करो ये टारगेट जीन इमेजिन कर लो ह्यूमन इंसुलिन का ही है। अब बेटा अगर मुझे ह्यूमन इंसुलिन उठा के किसी गाड़ी में फंसाना है, देखो यार बैक्टीरिया के अंदर मेरे को प्लाज्मिड की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे को प्लाज्मिड के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट फंसाना है, तो मेरा कट मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट में लगाऊंगी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट के आसपास लगाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को डैमेज नहीं कर सकती, तो मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट के कहाँ पे लगाना पड़ेगा, आसपास में कट लगाना पड़ेगा। तो कैन यू जस्ट सी, ये रहा आपका टारगेट जीन, और कट आपने दोनों ही टारगेट जीन के इधर और इधर साइड पे यूज किया है। ठीक है, क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास ये रहा पूरा का पूरा टारगेट जीन, इस टारगेट जीन के इधर की साइड भी वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इधर की साइड भी वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तुम्हें कुल मिला के ये टारगेट जीन नहीं निकालना, तुम्हें उसके आसपास की साइड पे कट लगाने। तो अब आप एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लोगे, क्योंकि मैंने GATTC साइट लिए तो मेरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होगा, ECO-R1 मेरा फिक्स है, ECO-R1 ही लूंगी मैं इस साइट के लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इधर से यहाँ पे एक कट लगाओगे, एक कट आपका कहाँ पे लगेगा, इधर से, एक कट कहाँ से लगेगा आपका, इधर से। सिमिलरली इधर एक कट आप इधर लगाओगे और एक कट आप इधर लगाओगे। इसको अगर मैं चाहूँ तो बना भी सकती हूँ, देखो आसान है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे जगह लेकर बनाऊं, ये मेरा टारगेट जीन है। ठीक है, टारगेट जीन के इधर भी मेरे पास साइट है GAATTC, इधर भी मेरे पास क्या है, GAATTC। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं डाल दूं GAATTC, इधर भी क्या डाल सकते हैं अपन, GAA, थोड़ा सा मोटा हो गया, रुको, GAATTC। अब मैं क्या करूँगी, एक कट इधर लगाऊंगी, एक कट इधर लगाऊंगी, एक कट इधर लगाऊंगी, एक कट इधर लगाऊंगी। ठीक है, जैसे मैं ये कट लगाऊंगी सारा का सारा सीक्वेंस उड़ जाएगा, देखो ये हट गया। सिमिलरली यहाँ पे कट लगाते आप देख पा रहे हो, देखो यही तो चल रहा है अपना, इधर भी तो मैंने यही किया था। और जब मैं इधर कट लगाऊंगी
तो ये वाली सीक्वेंस उड़ जाएगी, समझ रहे हो तुम, ये वाली सीक्वेंस उड़ जाएगी। अब मैं इसको एज इट इज फंसा सकती हूँ किसके अंदर, प्लाज्मिड में। पर बेटा प्लाज्मिड में फंसाने से पहले मुझे प्लाज्मिड को भी कट करना पड़ेगा। तो जो कैंची आपने, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स आपने जीनोफिंटस को काटने के लिए यूज की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सेम सीजर, वो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप प्लाज्मिड को कट करने के लिए भी यूज करोगे, ठीक है। अब ये मेरे पास प्लाज्मिड है, देखो ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में क्या सीक्वेंस है, देखो वही दिख रहा, GAATTC GAATTC, एक कट यहां से लगाया, एक कट यहां से लगाया। जैसे ही मैंने कट लगाया ना, ये प्लाज्मिड यूं खुल गया, ठीक है, जगह बन गई इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगी, जो टारगेट जीन वाला मैंने पूरा ये लिया था ना, ये सीक्वेंस एज इट इज उठा लूंगी। देखो कहां से उठा रहे हैं अपन, ध्यान से देखना, ये वाला जो पूरा का पूरा एज इट इज अपन ने लिया ना, ये से पूरा का पूरा सीधा का सीधा आप ऐसे उठाओगे, उठा के इसमें बीच में फंसा दोगे। देखो आराम से फंस रहा है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो। इसके पास सीक्वेंस है GAATT, देखो GAATT, जी तो हटा दिया, AATT बच रहा है, ये AATT यहां फंस जाएगा। ये जैसे मैं फंसाऊंगी, ये यू पूरा का पूरा ओपन अप हो जाएगा। ओपन अप होते ही यहाँ टारगेट, ये आ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में। आप ध्यान से देख पा रहे हो, नीचे की साइड आपके पास TTA है, यहाँ पे आपके पास AATT है, देखो तो यहाँ पे TTA फंस जाएगा। अल्टीमेटली ये पूरा प्लाज्मिड यूं खुलेगा, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री चीज यहाँ फंस जाएगी और इधर से कॉम्प्लीमेंट्री चीज यहाँ फंस जाएगी। अल्टीमेटली तुम्हारा टारगेट जीन फंस गया किसमें, प्लाज्मिड में। ये काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर मुझे लगता है क्योंकि ये अपकमिंग ब्रांच है तो हमें थोड़ा तो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सो यही सेम चीज़ हमारी NCERT ने तो बहुत आसान तरीके से समझा रखी है। तुम चाहो तो बस इतना ही समझ लो, ऊपर वाला समझ नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, हम इसकी फटाफट NCERT रीडिंग मार लेते हैं। देखो क्या लिख रहा है NCERT ने, 1963 में दो एंजाइम, कौन से दो एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एक मॉडिफिकेशन एंजाइम को हमने आइसोलेट किया था इकोलाई, जिसके ऊपर कौन ग्रो करता है, गंदा वायरस बैक्टीरियोफाज, ठीक है। नेक्स्ट पहला, ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर हुआ था वो क्या था, HIND2। नेक्स्ट whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence। आप बात करो ना इतनी देर से, स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस को ही पहचान पाता है। नेक्स्ट HIND2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। देखो भाई नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, जो HIND2 है ना वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक पॉइंट पे ही काटता है। जैसे कि तुमने देखा था ना, GAATTC में से हमेशा किसको कट करेगा, G और A के बीच में, G और A के बीच में, वो गया स्पेसिफिक साइड पे कट करना। और ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ही पहचानता है। कौन सी स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात हो रही है यहाँ पे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोल देते हैं, ठीक है, या अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। आज HIND2 के अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि हमारे NTA अभ्यास में भी दे रखा है, अराउंड 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम और जानते हैं, जिसको हमने टोटल 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किया हुआ है। ये डेटा आपको याद होना चाहिए कि आज हमारे पास एक नहीं 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जिनको हमने किससे 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है, ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सारे के सारों को ना अलग अलग रेस्ट्रिक्शन, सारे के सारे अलग अलग रिकॉग्निशन साइट को, जैसे एक का आपने याद कर लिया GAATTC, सिमिलरली सबका अलग अलग है, तो सब अलग 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 काम करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारा ईजी हो जाता है ना काम, क्योंकि सब में तो तुम्हें GAATTC मिलेगा नहीं, इसलिए। नेक्स्ट हमारे क्या बोल रहे हैं, इनका नेमिंग का एक तरीका होता है। नेमिंग का तरीका भी अपन नीचे देख रहे हैं, तो ये पैराग्राफ अब मैं छोड़ दूँ। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में दो टाइप देखो, न्यूक्लियस में एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। जो आपका साइड से रिमूव करे वो एक्सोन्यूक्लियस, जो स्पेसिफिक लोकेशन पे कट मारे एंडोन्यूक्लियस। देखो क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ DNA सीक्वेंस। समझ रहे हो मैंने तुम्हें क्या बोला, पूरा DNA है, सबसे पहले तो चल चल के ढूंढेगा कहाँ है मेरा रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पहले उसको ढूंढेगा, फिर वहां पे जाके स्पेसिफिक कट लगाएगा। और कट लगाना सिर्फ कौन जानता है,
टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और तोड़ता क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन को। इन शॉर्ट आपका ये क्या लिख रहा है? कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये जो पूरा शुगर फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बने होते हैं ना, उनके बीच में कट लगा देते हैं। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस, जिसको बार बार हम क्या बोल रहे हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आखिरी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। समझ रहे हो? तुम्हें मैंने यही तो बोला, मेन जगह पर ऐसे नहीं आप टारगेट जीन पे कट लगा रहे हो। टारगेट जीन कट लगा रहे हो तो यार बर्बाद हो जाएगा टारगेट जीन। बट बिटवीन द 2 सेम बेसिस ऑफ ऑपोजिट साइड, जैसे GA इधर की साइड तो GA इधर की साइड भी। आपके पास इससे निकल के कौन से एंड आते हैं? स्टिकी के एंड, जो कि क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए एक दूसरे से स्टिकी रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ही इनका नाम स्टिकी एंड्स दिया गया था। स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। भाई वो इतनी मजबूती से मस्त चिपकते हैं तो डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बस साइड साइड चिपकाने के लिए डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है। डीएनए लाइगेज क्या है? जैसे तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर कैंची है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वैसे मॉलिक्यूलर ग्लू होता है डीएनए लाइगेज। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि आप क्या बना सको? रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम। तुम कर रहे हो ना यार, ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में ठूस रहे हो, कितनी गजब बात है। आगे देखो। व्हेन कट बाय द सेम रिकॉग्निशन एंजाइम, ध्यान से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा क्या होना चाहिए? सेम। रिजल्टेड डीएनए फ्रेगमेंट हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड। भाई सपोज करो यार, तुमने एक को तो काट दिया, GA-TTC वाले को काट दिया, वो G और A को कट करता है। सपोज तुम्हारी सटक पड़ी हो, तुमने दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर लिया जो कि A और T के बीच में कट लगाता है, तो क्या तुम्हें स्टिकी एंड्स मिलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। इसलिए दोनों ही जगह कट लगाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आ जाओ नेक्स्ट चीज अपन लास्ट इस टॉपिक में देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर, कैसे नामकरण किया हमने इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का? बहुत आसान है। देखो आप यहाँ पे नामकरण सीख रहे हो इको R1 का। देखो इको R1 में जो वर्ड ई आया ना, फर्स्ट लेटर, वो इसके नाम से आया है। जीनस एस्चेरिशिया कोलाई तुमने सुन रखा है, तो जीनस एस्चेरिशिया का फर्स्ट अल्फाबेट उठा लिया हमने, ठीक है। फिर आपने ये जो CO है, ये को आपने कहां से उठाया? स्पीशीज का नाम है कोलाई, उसके फर्स्ट 2 अल्फाबेट उठा लिए, ठीक है। फिर स्ट्रेन का जो पूरा नाम है वो है RY, ठीक है, तो उससे तुमने फिर फर्स्ट अल्फाबेट उठा लिया। और 13 ये जो लिख रखा है तुमने, सॉरी 13 क्या, ये पूरा जो आगे लिख रखा है RY13 जो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेन का नाम है। इस स्ट्रेन में तुमने R उठा लिया, ठीक। और जिसको आपने पहली बार डिस्कवर किया 1 लगा दो, दूसरी बार कुछ और डिस्कवर किया 2 लगा दो, तीसरी बार आपने कुछ अलग डिस्कवर कर दिया 3 लगा दो। इन शॉर्ट अगर मैं ई कोलाई में से पहली बार कुछ ढूंढूंगी तो मैं क्या नाम रख दूंगी? इको R1। इसी में से अगर मुझे एक और टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल जाए तो मैं क्या नाम रख दूंगी? इको R2। फिर इसी में से मुझे कोई तीसरा मिल जाए तो इको R3। ऐसे नाम रखते जाते हैं। तो फर्स्ट आपका किससे आता है? जीनस का पहला। नेक्स्ट जो 2 हैं वो आपके स्पीशीज से आते हैं, और फिर आपका जो स्ट्रेन है उससे आप वर्ड ले लेते हो पहला, और नेमिंग आपने जैसे ऑर्डर में इसको आइसोलेट किया उसके हिसाब से आप 1 2 3 जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बार जो हमने डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो क्या था? हिंटू। इसका नेमिंग भी देख लेते हैं। H आया आपके हीमोफाइलस जीनस से, ठीक है। इन्फ्लुएंजा स्पीशीज से आपने फर्स्ट 2 अल्फाबेट ले लिए। ये जो D है ये स्ट्रेन के नाम से था, और ये सेकंड नंबर पे है इसलिए ये आ गया सेकंड, ठीक है। सो आई होप अपन को यहाँ तक का क्लियर है टॉपिक। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक दिस एज वेल एज कमेंट भी करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।